नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आज के वीडियो में अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो है विशेष लोग। इसमें हम अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार हैं। हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। वे इस प्रकार होते हैं: देखने के लिए आँखें होती है, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, चखने के लिए जीभ और महसूस करने के लिए त्वचा। हमसे अधिकतर के पास ये पांचों अंग की हालत में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे देखने, सुनने, बोलने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को भिन्न क्षमता वाले लोग या विशेष लोग कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वे भाग्यशाली लोग हैं जिनके पास सभी प्रकार के ये ज्ञानेंद्रियों का जो है पूर्ण रूप से जो है सारी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। आँखें, सुनने के लिए कान। और वे दुर्भाग्यवंशी होते हैं जिसके पास में इन चीज़ों का जो है इन अंगों का अभाव होता है, वो दुर्भाग्यशाली होते हैं। देखने के लिए, सुनने के लिए जो असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को भिन्न क्षमता वाले लोग या विशेष लोग कहते हैं। इस प्रकार के जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, जिस प्रकार के इन अंगों का अभाव होता है, ऐसे लोगों को कहते हैं विशेष लोग कहते हैं। लेकिन यदि उनका कोई एक संवेदी अंग ठीक से विकसित नहीं होता है तो कोई दूसरा संवेदी अंग बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के लोग होते हैं कि उनका एक संवेदी अंग ठीक से विकसित नहीं होता तो दूसरा अंग बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अन्य लोगों की सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें नेत्रहीन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों, जो लोग देख नहीं सकते ऐसे व्यक्ति को नेत्रहीन कहते हैं। और जिन लोगों में संवेदी अंगों का जो पूर्ण तरह से विकसित नहीं होते हैं, उनके दूसरे अंग विकसित पूर्ण तरह से होते हैं। जैसे कि अंधे लोग होते हैं, उनमें सूंघने और सुनने की जो शक्ति होती है बहुत तीव्र होती है, अधिक होती है। वे लोग चलते समय सफ़ेद रंग की फोल्डिंग छड़ी का प्रयोग करते हैं। चलते समय वे रास्ते का पता लगाने के लिए ज़मीन को ठकाते चलते हैं। मतलब एक विशेष लिपि, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके वे पढ़ लिख सकते हैं। इस लिपि में अक्षरों को उभरे हुए बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। नेत्रहीन लोग उंगलियों से छूकर आसानी से पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार के जो अंगों से जो विचलित हो जाते हैं, वो विभिन्न प्रकार से एक लिपि का प्रयोग करते हैं। ऐसी लिपि को बोलते हैं ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि में कुछ होते हैं, बिंदु होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, जो अंगुली की सहायता से छूकर उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है, अंग्रेजी के वर्णमाला के विभिन्न रूपों को। आगे देखिए, ये पिक्चर दी हुई है, जो ब्रेल लिपि की पिक्चर दी हुई है, जो विभिन्न प्रकार के उभरे हुए जो है अंग है, वो इस प्रकार से दर्शाए गए और उनके ऊपर अंगुली टच करके फिर उनको अंग्रेजी के वर्णमाला को पढ़ा जाता है। दृष्टि प्रकृति का अमूल्य उपहार है और हमें इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हमें नियमित रूप से अपनी आंखों का परीक्षण करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो हमारे जो ज्ञानेंद्रियों में महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो आँख है और उनकी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनका परीक्षण भी करवाना चाहिए। पहला है कि आँखों को साफ करने के लिए साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। हमें सूरज और दूसरी चमकदार रोशनी की और सीधे नहीं देखना चाहिए। टेलीविज़न को 6 से 8 फीट दूरी देखना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय में आँख जो ज्ञानेंद्रिय है महत्वपूर्ण है, और आँख को साफ करने के लिए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। और जो चमकीली चीज़ें होती है, सूर्य जैसे सूर्य आदि, उनको सीधे नहीं देखना चाहिए। टेलीविज़न को भी देखने के लिए जो 6 से 8 फीट की जो दूरी है जो होनी चाहिए। ये देखिए विद्यार्थी, पिक्चर दी हुई है पढ़ती हुई नेत्रहीन लड़की, जो इस प्रकार ब्रेल लिपि का उपयोग करके जो अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर रही है। ये भी जाने ब्रेल लिपि का विकास जो है लुई ब्रेल ने किया था। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो अंध व्यक्ति को पढ़ने के लिए जो विकास किया गया था, वो लुई ब्रेल ने किया था। ये भी जाने, जो डॉक्टर आंखों की बीमारी का विशेषज्ञ होता है उसे नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। कहने का मतलब कि हमें कई आंखों में इस प्रकार के कोई रोग हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे डॉक्टर जो आंखों की बीमारी का जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। कुछ बच्चे बहरे और गूंगे पैदा होते हैं। चूँकि वे सुन नहीं सकते हैं, इसलिए वे ठीक से बोल नहीं सकते। किसी ENT विशेषज्ञ, कान, नाक, गला विशेषज्ञ उनके कानों का परीक्षण करना चाहिए।
आजकल सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए श्रवण सहायक यंत्र उपलब्ध होते हैं, जो लोग ठीक प्रकार से वो ठीक से सुनने में सहायक करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो बहरे गूंगे पैदा होते हैं वो सही ढंग से सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। उसके लिए ईएनटी विशेषज्ञ होते हैं जो कान, गला, नाक आदि के लिए परीक्षण करते हैं। और सभी आयु वर्ग के लिए जो एक यंत्र अवेलेबल होता है जो ठीक प्रकार से उनसे सुना जा सकता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, जो लोग सुन नहीं सकते हैं वे अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो अपने मनोभाव को, मन के भाव को प्रकट करने के लिए एक भाषा होती है, उस भाषा को कहते हैं संकेत भाषा। उस भाषा का वो है प्रयोग करते हैं, अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र और संबंधी भी उनकी मदद के लिए संकेत भाषा ही लिख सकते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं, उनके मित्र मंडली भी जो भी होते हैं वो इस संकेत भाषा के द्वारा ही उनको उनकी मदद करते हैं। हमें अपने कानों की भी उचित देखभाल करनी चाहिए और कानों में नोकदार वस्तुएं जैसे सुई, पिन, माचिस की तिली नहीं डालनी चाहिए। बहुत तेज़ संगीत आवाज़ भी नहीं सुननी चाहिए। कई अन्य बीमारियां भी लोगों को अलग ढंग से अक्षम बनाती हैं। कुछ बच्चों के शरीर के अंग विरूप होते हैं या वे बातों को देर से समझ पाते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या होती है लेकिन वे दूसरे कार्यों में तेज होते हैं। ऐसे बच्चों को डिस्लेक्सिया ग्रस्त बच्चे कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि हमारे जो कान होते हैं, जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और जो नोकदार वस्तुएं होती है, तेज धार वाली वस्तुएं होती है जैसे सुई, पिन है, माचिस की तिली, उनको हम कानों में नहीं डालना चाहिए, ताकि यह है कि वो सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है। बहुत तेज़ आवाज़ वाले संगीत भी नहीं सुनने चाहिए और कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है जो हमारे जो सुनने में अक्षम बना सकती है। कुछ बच्चों के जो अंग या विरूप होते हैं उन बातों को जो सुनने में बहुत देरी लगाते हैं और पढ़ने लिखने में समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे बच्चों को बोलते हैं डिस्लेक्सिया। ये भी जाने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई सतीश गुजराल जो विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार है, लेखक, वास्तुविद, शिल्पकार और आंतरिक सज्जाकार और श्रवण अशक्त व्यक्ति है। ये जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के जो छोटे भाई हैं जो सतीश गुजराल हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व के चित्रकार, लेखक भी हैं, शिल्पकार भी हैं और सज्जाकार भी हैं। लेकिन ये श्रवण सुनने की क्षमता में जो है अशक्त व्यक्ति हैं। आइए संवेदनशील बनो। हमें विहीन क्षमता रखने वाले लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब कभी भी और जैसे भी संभव हो उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अपने आप को उनकी जगह रखकर देखो, तब आप महसूस करेंगे कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे लोग बहादुर और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। उन्हें सभी बाधाओं से पार करने के लिए केवल हमारे सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। संवेदनशील का मतलब होता है कि हमें विहीन क्षमता वाले लोग जो होते हैं उनके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी उनकी जो है संभव हो सके तो उनकी सहायता करनी चाहिए और आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग बहादुर, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और सभी बाधाओं को पार करने के लिए केवल उनके सहयोग और समर्थन की जो है आवश्यकता होती है। देखिए अच्छी बातें दी हुई है। हम सबको नेत्रहीन, बहरे, गूंगे और दूसरे विशेष लोगों की और मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारी छोटी सी मदद उनके जीवन में बड़ा अंतर ला सकती है। देखिए हम विशेष लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। हम विशेष लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला है किसी अंध विद्यालय में जाओ और छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करो। उन्हें कहानियाँ सुनाओ और उन्हें अखबार पढ़ कर सुनाओ। तो इस प्रकार कर सकते हैं मदद के विद्यालय में जाकर छोटे बच्चों की मदद कर सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, अखबार पढ़ कर सुना सकते हैं। दूसरा है कि अपने माता पिता से ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त रोजगार खोजने को जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके
और दूसरी प्रकार से अपने माता पिता से भी इस प्रकार के रोज़गार उपलब्ध करवा कर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बहरी और गूंगी लड़कियों को विशेष कौशल जैसे सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी आदि सीखने में मदद करनी चाहिए। वे लड़कियां जो बहरी है, गूंगी है, उनको विशेष कौशल दिया जाना चाहिए, जैसे सिलाई है, चित्रकारी है, उनको कौशल किया जा सकता है, मदद की जा सकती है। आगे देखिए, नेक्स्ट बिंदु दिया हुआ है, उनकी समस्याओं को बांटो, दिन प्रतिदिन की कठिनाइयों को हल करने में उनकी मदद करो। उनकी समस्याओं, जो भी समस्या है उनको बांटनी चाहिए, प्रतिदिन की जो कठिनाई है उनको हल करना चाहिए। अच्छा और बुरा स्पर्श। हमारी त्वचा सबसे बड़ा संवेदी अंग है, जो विभिन्न वस्तुओं की छूकर पहचान करने में मदद करती हैं। स्पर्श की संवेदना के साथ बहुत सी भावनाएं और अनुभूतियाँ जुड़ी हुई हैं। आप अच्छे और बुरे स्पर्श में पहचान सकते हैं। कहते हैं कि जो हमारी संवेदना होती है, जो अच्छे बुरे को फर्क करती हैं, हमारी त्वचा होती है सबसे बड़ा संवेदी अंग होता है, जो छूकर हम पहचान सकते हैं कि जो पहचान करने में मदद करती है और जो विभिन्न भावनाएं अनुभूतियों से जुड़ी हुई रहती है। अच्छा स्पर्श क्या होता है देखिए, अपने माता पिता के स्पर्श और आलिंगन को हम सब पसंद करते हैं। जब आपके अध्यापक आपके सिर और कंधों को सहर लाते हैं तो यह अच्छा स्पर्श होता है। आप उनके स्पर्शों से के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ये स्पर्श आपको पसंद और आश्वस्त करते हैं। कहने का मतलब है कि अच्छा स्पर्श वह होता है जो हमें किसी कार्य के लिए जो पीठ थपथपाते हैं, इस प्रकार का स्पर्श जो होता है अच्छा स्पर्श होता है। बुरा स्पर्श, अगर कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति आपके शरीर के अंगों को इस तरह छूता है कि आप असुविधाजनक महसूस करते हैं तो बुरा स्पर्श होता है। ऐसे स्पर्श को आप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे स्पर्श मित्रवत और प्रेमपूर्ण नहीं होते। जैसे चोट मारना, जकड़ना, धकेलना और शरीर के अंगों को छूकर देखना और ये सभी बुरे स्पर्श है। बुरा स्पर्श का मतलब होता है कि जो हमको अच्छे नहीं लगते, जो हमको पसंद नहीं होते, वे बुरे स्पर्श होते हैं। जैसे कि हमको किसी ने चोट मार दी, जकड़ दिए, धकेल दिए, धक्का दे दिया, तो ये सब क्या है, बुरे स्पर्श है। क्या करें जब ऐसा कुछ घटित हो? देखिए, पहला बिंदु है, ऐसे बुरे स्पर्श को छिपाकर न रखें। हर समस्या को अपने माता पिता या बड़ों को बताएं। किसी प्रकार का कोई स्पर्श हो तो उसको छुपा कर नहीं रखना चाहिए। समस्या हो तो अपने माता पिता बड़ों को बतानी चाहिए। उस व्यक्ति से डरे नहीं जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है या आपको धमकी देता है, और ऐसे व्यक्ति से डरना भी नहीं चाहिए जो हमारे व्यवहार में क्या करते हैं, इस प्रकार की धमकी देते हैं और व्यवहार करते हैं। अगर आप अपनी समस्याओं को अपने माता पिता या अध्यापकों को बताते हैं तो कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। वे आपकी देखभाल करेंगे, वे आपको उचित सलाह भी देंगे। अगर इस प्रकार की समस्या हैं बुरे स्पर्श की, तो माता पिता अध्यापकों को बताते हैं तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी और आपकी देखभाल भी जो अच्छी उचित प्रकार से हो सकेगी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है।